दोस्तों हम लोग इस क्लास के अंदर अभी 21 फरवरी 2019 के सेकेंड शिफ्ट जो एसएससी जीडी के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए जीके जीएस के सवाल है, इन सवाल को पूरी डिटेल एक्सप्लेन के साथ कवर करेंगे। और ये आप लोग अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसलिए इस क्लास के अंदर आप लोग शुरू से अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा और आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। तो दोस्तों इस क्लास को शुरू करते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से 50 के बीच में कवर करेंगे, जो जीके जीएस के सवाल है उसी को। तो क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1772 के अनुसार एक कर्मचारी 10 वर्षों की निरंतर सेवा के बाद ग्रेजुएटी के लिए पात्र हो जाते हैं। यानी कितने वर्षों की कर्मचारी कितने वर्षों तक निरंतर सेवा करने के बाद वो ग्रेजुएटी के लिए पात्र हो जाते। तो ध्यान रखिएगा, ये 5 वर्षों के निरंतर सेवा के बाद ग्रेजुएटी के लिए पात्र हो जाते हैं। 5 वर्ष, इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 5 वर्षों की निरंतर सेवा के बाद ग्रेजुएटी के लिए वो पात्र हो जाते हैं। और ये जो ग्रेजुएटी एक्ट अधिनियम है, ये 1972 का अधिनियम है। ग्रेजुएटी एक्ट 1977 के अनुसार प्रत्येक कंपनी जिसमें 10 से अधिक कर्मचारी हैं, कर्मचारियों को ग्रेजुएटी देने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। और इसी 19 नवंबर को मनाया जाता है पुरुष दिवस भी। ध्यान रखिएगा, पुरुष दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 नवंबर को पुरुष दिवस भी मनाया जाता है और इसी 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस भी मनाया जाता है। इस विश्व शौचालय दिवस की मनाने की परंपरा 2013 ईस्वी से शुरुआत हुआ है और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा पहली बार विश्व शौचालय दिवस 2013 ईस्वी में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में है दोस्तों, भारत में प्रथम महिला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे। भारत में प्रथम महिला उच्च न्यायालय यानी राज्य के अंदर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे, तो लीला सेठ भारत के प्रथम महिला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय की ये न्यायाधीश बनी थी। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा लीला सेठ, भारत की प्रथम महिला उच्च न्यायालय की ये न्यायाधीश है। और अगर हम लोग बात कर लें लीला सेठ ये कहाँ की बनी थी उच्च न्यायालय की, तो दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी थी। अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, भारत के प्रथम महिला न्यायाधीश फतिमा बीबी थी। भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, फतिमा बीबी, जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी थी। तो ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, फतिमा बीबी। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फतिमा बीबी, जबकि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ, ये दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी थी लीला सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है, पके टमाटर और तरबूज, पके टमाटर और तरबूज उनका लाल रंग किसके कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा, टमाटर और तरबूज का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। अगर हम लोग बात कर ले पत्तियों का रंग हरा, तो पत्तियों का जो रंग हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। गाजर में ध्यान रखिएगा दोस्तों, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में है, भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ कानून के नियम की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसके संविधान से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ कानून के नियम की अवधारणा इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इंग्लैंड के संविधान से भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ यानी कानून के नियम को लिया गया। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात कर लें भारतीय संविधान को बनाने के लिए कितने देशों के संविधान को पढ़ना पड़ा है, तो 60 देशों के संविधान को पढ़ना पड़ा है। विश्व के अलग अलग 60 देशों के संविधान को पढ़ने के बाद भारत के अंदर भारतीय संविधान को बनाने के लिए 10 अलग अलग देशों से अलग अलग चीजों को प्रावधान इसमें भारतीय संविधान में लिया गया। अगर प्रश्न में दिया जाए भारतीय संविधान में
कितने देशों से अलग अलग प्रावधान लिया गया है, तो 10 देशों से अलग अलग प्रावधान लिया गया है। जबकि प्रश्न में पूछा जाए भारतीय संविधान को बनाने के लिए कितने देशों के संविधान को पढ़ना पड़ा है, तो 60 देशों के संविधान को पढ़ना पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या होता है, यानी एसआई इकाई क्या होता है। विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक कूलम होता है, कूलम, जो ऑप्शन नंबर ए में है, तो इस तरह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कूलम्ब जो है इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक होता है। अगर हम लोग बात कर ले एम्पियर, ये जो एम्पियर होता है दोस्तों विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। वाट जो है ये शक्ति का एसआई मात्रक होता है, ये वाट शक्ति का एसआई मात्रक होगा। जबकि वोल्ट की बात करें तो ये विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ध्यान रखिएगा। और अगर इसके अलावे बात कर लें आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम बता दिए कुछ एसआई इकाई। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में है कि डैश को गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। किसको गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा पटसन यानी जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। पटसन यानी जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम लोग बात कर लें भारत में विश्व का 35% जूट का सामान निर्माण करता है। भारत विश्व में 35% जो है जूट के सामानों का निर्माण करता है। भारत में प्रथम जूट का कारखाना 1859 ईस्वी में खोला गया था। भारत में प्रथम जूट का कारखाना 1859 ईस्वी में सिरसा में खोला गया था, ध्यान रखिएगा सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति निम्न में से किसको माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षर व्यक्ति किसको माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा जो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का हो और किसी भी भाषा को पढ़ और लिख सकता हो उसे साक्षर माने जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम लोग बात कर लें 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। पूरे जनगणना के बारे में 2011 के जनगणना के बारे में पूरे डिटेल से हम अपने YouTube चैनल पर पढ़ाए हुए हैं। आप निश्चित रूप से उस लिंक के माध्यम से जाके देख लीजिएगा, ताकि आपका एग्जाम में अगर जनगणना से संबंधित प्रश्न आए तो आपसे बन सके। अगर हम लोग वैसे जनगणना की बात करें तो जनगणना भारत में जो है सबसे पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था और नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में है निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ह्यूमस जिसको खाद मिट्टी ध्यान रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन खेलों में शामिल नहीं किया गया है, तो स्क्वाश खेल, स्क्वाश जो ऑप्शन नंबर बी में है स्क्वाश, ये स्क्वाश खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है। हम लोग अगर ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक समिति का जो हेडक्वार्टर है ये लुसाने के अंदर है। ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लुसाने के अंदर है। और ओलंपिक समिति का जो गठन हुआ था ध्यान रखिएगा 1894 ईस्वी में ओलंपिक समिति का गठन हुआ था, जबकि पहली आधुनिक ओलंपिक के खेल की शुरुआत 1896 ईस्वी में हुआ था। वहीं पर बात कर ले 2021 के अंदर जो ओलंपिक संपन्न हुआ ये टोक्यो के अंदर हुआ है। टोक्यो में 2021 के अंदर ओलंपिक हुआ है और इस ओलंपिक के बारे में भी हम अपने YouTube चैनल पर पढ़ाएं, निश्चित रूप से जाके आप देख लीजिएगा, क्योंकि ओलंपिक से संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, इसलिए निश्चित रूप से आप लोग ओलंपिक से संबंधित प्रश्न को देख ही लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 35 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 में है ह्यूमस यानी खाद मिट्टी भूमि की किस परत का हिस्सा है। ह्यूमस
खाद मिट्टी भूमि की ऊपरी परत का हिस्सा, ऊपरी परत का हिस्सा है, तो ऊपरी परत जो ऑप्शन नंबर सी में, इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन में है, भारत की डैश क्रांति बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी में अधिक ज्ञान का इनपुट तेजी से दुर्लभ भूमि संसाधनों की उत्पादकता कैसे बढ़ा सकता है, उसका एक प्रभावशाली उदाहरण है। यानी किस क्रांति से, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हरित क्रांति से संबंधित है। हरित क्रांति जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगर हम लोग बात कर ले हरित क्रांति, तो हरित क्रांति की शुरुआत भारत में एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा किया गया। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा भारत में किया गया है। अगर विश्व स्तर की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा किया है। नॉर्मन बोरलॉग, ये नॉर्मन बोरलॉग ये अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे। इन्हीं के द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत विश्व स्तर पर 1960 में किया गया था, और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा किया गया। हरित क्रांति का सबसे प्रमुख जो फसल पर प्रभाव पड़ा वो गेहूं पर प्रभाव पड़ा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में है, पानी का पीएच इसकी अम्लता को दर्शाता है। शुद्ध पानी का सामान्य पीएच क्या होता है? यानी शुद्ध पानी का सामान्य पीएच जो होता है वो 7 होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर समुद्री जल की बात करें तो समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। पीएच स्केल का जो खोज किया है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा, सोरेनसन ने पीएच स्केल का खोज किया है। और पीएच स्केल जो होता है वो अगर किस पूरा 7 हो यानी 7 हो, तो उसका मतलब वो न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है। क्या होता है वो? उदासीन। अगर 7 से प्लस हो यानी 7 से अधिक हो तो ध्यान रखिएगा वो वस्तु क्षारीय होगा। वो क्या होगा? क्षारीय। और 7 से अगर कम हो तो वो वस्तु अम्लीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत के वेद के रूप में भी जाना जाता है? साम वेद को संगीत के वेद के रूप में भी जाना जाता है। साम वेद जो ऑप्शन नंबर ए में, इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हम लोग बात कर लें सबसे पुराना यानी सबसे प्राचीन का वेद, वो ऋग्वेद होता है। सबसे प्राचीन का वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या की बात करें तो 1028 सूक्त होते हैं। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी होती है? 1028। यजुर्वेद जो है दोस्तों, ये गद एवं पद वाला वेद। यजुर्वेद गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद जादू टोना तंत्र मंत्र वशीकरण ये सब संबंधित है किससे? अथर्ववेद से। वैसे ये प्रश्न में जो पूछा गया था कौन सा वेद संगीत के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 नंबर में है, राजस्थान का कौन सा शहर वार्षिक मरु महोत्सव का आयोजन करता है? तो ध्यान रखिएगा ये जैसलमेर के अंदर प्रत्येक वर्ष मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। जैसलमेर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में थार मरुस्थल सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर जिले में स्थित है, और भारत का सबसे गर्म स्थान भी जैसलमेर ही है। भारत में सबसे गर्म स्थान जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 में है, बाबर 1526 से लेकर औरंगजेब 1707 ईस्वी तक के मुगल अधिक शक्तिशाली थे और इसलिए उन्हें डैश मुगल के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसको जाना जाता है महान मुगल के नाम से भी। महान मुगल जो ऑप्शन नंबर डी में है। अगर हम लोग बात कर ले मुगल वंश, तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, और इसी बाबर ने 1526 ईस्वी में लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में एक नए वंश की स्थापना किया जिसे मुगल वंश के नाम से जानते हैं। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, और इस पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में एक नए वंश की शुरुआत किया जिसे मुगल वंश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में है, बोध गया में महाबोधि मंदिर, बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया था? तो ध्यान रखिएगा
बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर सम्राट अशोक ने बनाया था, जो ऑप्शन नंबर ए में है। सम्राट अशोक की बात करें, ये मौर्य वंश का तीसरा शासक था। मौर्य वंश का तीसरा शासक सम्राट अशोक था और इसी सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में एक प्रसिद्ध लड़ाई लड़ा था, जिसे कलिंग की लड़ाई के नाम से जानते हैं। कौन सी लड़ाई? कलिंग की लड़ाई। कलिंग की लड़ाई को जीतने के बाद सम्राट अशोक ने अपने जीवन में कभी भी हथियार नहीं उठाने की प्रतिज्ञा किया और इसी कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म को अपनाया कलिंग युद्ध के बाद, और इस सम्राट अशोक ने यहाँ तक किया कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा को सिंघल भेजा, यानी सिंघल जिसको श्रीलंका के नाम से भी जानते हैं। और ध्यान रखिए कपिल वस्तु लुम्बिनी, यानी नेपाल के अंदर जो कपिल वस्तु लुम्बिनी है, जहां पर बौद्ध धर्म का गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उसको भी कर मुक्त कर दिया था। वैसे ये जो प्रश्न पूछा गया था, बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया था, तो सम्राट अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 में है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के बारे में कहा जा रहा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था, ध्यान रखिएगा। और 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को जो किया गया था, इस समय हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर था। इस समय हेडक्वार्टर कहां पर था? कोलकाता। कोलकाता से मुंबई हेडक्वार्टर कब बना? तो 1937 ईस्वी में आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है कोलकाता से बदलकर कहां किया? मुंबई के अंदर किया 1937 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुआ था, तो ध्यान रखिएगा यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर हुआ था। यंग हिल्टन समिति, इसी का दूसरा नाम है शाही आयोग। शाही आयोग के सिफारिश पे आरबीआई रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ है। और रिजर्व बैंक की बात करें तो रिजर्व बैंक के वर्तमान समय में जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान समय में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में है, भारत में संविधान के अनुच्छेद डेश के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। मौलिक कर्तव्य की बात किया जा रहा है। दोस्तों मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। इस मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। किस समिति पर के सिफारिश पे? तो ध्यान रखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और ये जो जोड़ा गया था तो अनुच्छेद नंबर 51A के अंदर जोड़ा गया था, तो अनुच्छेद नंबर 51A। और भाग की बात करें किस भाग के अंदर जोड़ा गया, तो भाग था ये 4A, भाग था 4A और अनुच्छेद था 51A। कितना मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय की बात करें तो भारतीय संविधान के अंदर 11 मौलिक कर्तव्य है। अभी कितना मौलिक कर्तव्य है? ध्यान रखिएगा 11 मौलिक कर्तव्य है। तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 को 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और ये 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा दिलाने का काम लोकल पेरेंट्स को है, लोकल गार्जियन को है। ये 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो इस तरह से वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य है हमारे संविधान के अंदर। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहां से लिया गया? रूस से। जबकि मौलिक अधिकार, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया है अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से। मौलिक अधिकार लिया गया है यूएसए से, मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन था भारत के संविधान के अनुच्छेद डेश के तहत मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। अनुच्छेद नंबर 51A जो ऑप्शन नंबर सी में। इस तरह से ऑप्शन नंबर 51A यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 45 में है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय की गणना की एक विधि है? राष्ट्रीय आय की गणना का कौन सी विधि है? तो ध्यान रखिएगा, प्रशंसा विधि। प्रशंसा विधि राष्ट्रीय आय की गणना की एक विधि नहीं है। सॉरी, यहाँ प्रश्न में पूछा गया था नहीं, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना का एक विधि नहीं है? ये प्रशंसा विधि जो है ये राष्ट्रीय आय की गणना की विधि नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात कर लें कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? तो सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। और ये सीएसओ की स्थापना कब हुआ? तो ये भी ध्यान रखिएगा, 1951 ईस्वी में सीएसओ की स्थापना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में है, प्याज काटते वक्त आंखों में जलन और आंसू पैदा करने में कारण रूप रासायनिक प्रतिक्रिया से निम्न में से क्या उत्पन्न होता है? तो ध्यान रखिएगा, प्याज काटते वक्त आंखों में जलन और आंसू पैदा करने में कारण रूप रासायनिक प्रतिक्रिया, रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिला हुआ रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर डी में है सल्फ्यूरिक एसिड, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में है, भारत में बचपन बचाओ आंदोलन जिसको बीबीए के नाम से के संस्थापक कौन थे? बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत भारत में किसके द्वारा किया गया था? बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी थे, जो ऑप्शन नंबर बी में है। बचपन बचाओ आंदोलन भारत में कैलाश सत्यार्थी के द्वारा 1980 ईस्वी में किया गया था। इस कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसीलिए 2014 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, शांति का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को बचपन बचाओ आंदोलन के लिए कब दिया गया? तो 2014 ईस्वी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में है, मेघदूतम के लेखक कौन है? तो मेघदूतम के जो लेखक है वो कालिदास है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। कालिदास ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सभी पुस्तक की रचना किसने किया है? कालिदास के द्वारा किया गया है। अगर वाल्मीकि की बात कर लें, ये वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई है। रामायण की रचना किसके द्वारा किया गया? वाल्मीकि के द्वारा, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। और महर्षि वाल्मीकि को भारत का आदि कवि के रूप में भी जानते हैं। आदि कवि के रूप में किसे जानते हैं? तो वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन निम्नलिखित में से किस वर्ष में बोरी बंदर और थाने के बीच में चली थी? तो ध्यान रखिएगा, भारत में यानी भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार जो ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। 1853 ईस्वी, जो ऑप्शन नंबर डी में, इस तरह से डी सही हो जाएगा। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार चली थी बोरी बंदर, यानी कि थाने और मुंबई, ये बोरी बंदर और थाने के बीच में दूरी जो था वो 34 किलोमीटर की थी। और भारत में पहली बार जो रेलगाड़ी चलवाई थी डलहौजी के द्वारा, ये भी ध्यान रखिएगा, डलहौजी किसके द्वारा ये रेलगाड़ी चलवाई गई थी? तो डलहौजी के द्वारा भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चलवाई गई थी 16 अप्रैल से 1853 को। और आप लोग एक कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, इस रेलगाड़ी का क्या नाम था? निश्चित रूप से इसका आंसर दीजिएगा, भारत में जो चलाई गई पहली रेलगाड़ी था उसका क्या नाम था? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में है दोस्तों, कौन सा वेद मुख्य रूप से त्याग और कर्मकांड के साथ व्यवहार करता है? तो ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद जो ऑप्शन नंबर बी में, ये मुख्य रूप से त्याग में कर्मकांड कार्य के साथ व्यवहार करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोग 21 फरवरी 2019 के सेकेंड शिफ्ट के एसएससी जीडी के पूछे गए क्वेश्चन को पूरी डिटेल एक्सप्लेन के साथ पढ़ाने का प्रयास किए। हमें उम्मीद है कि ये क्लास आपको जरूर पसंद आया होगा। तो आप चलते चलते एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, और आपके कमेंट का हमको इंतजार रहेगा। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।